Today we are going to discuss a poem Ash Wednesday which is written by T.S. Eliot. So first of all हम आथर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे एंड देन हम टाइटल के सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे और उसके साथ हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू दिस पोएम उसे स्टडी करेंगे एंड एट द लास्ट हम पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर आथर की बात करें तो इस पोएम को एश वेंसडे को टी.एस. एलियट ने लिखा है, थॉमस टीन्स एलियट ने। ये पैदा हुए थे सितंबर 26, 1888 के अंदर यूएसए में एंड बेसिकली बिलोंग करते थे अमेरिका से, लेकिन बाद में फिर 1927 के अंदर ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे। ऑक्यूपेशन की बात करें सो बेसिकली पोइट थे, एसेस थे, प्लेराइट थे और इसी के साथ लिटरेरी क्रिटिक भी थे। फेमस वर्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एंड लिटरेरी स्टाइल के बारे में बताया गया है। एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो ही हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन 20th सेंचुरी लिटरेचर और उन्होंने साथ नोबेल प्राइज़ भी जीता लिटरेचर के अंदर 1948 में। एंड यहाँ पर कन्वर्जन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू दिस पोएम। वो बेसिकली कन्वर्ट हुए थे एंग्लिकनिज्म के अंदर 1927 में। सो बेसिकली उनका कन्वर्जन किस चीज़ का कन्वर्जन था? सो देखिए, क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत से सब ब्रांचेस हैं। उसके अंदर जो मेन ब्रांचेस हैं उसके अंदर एक यूनिटेरियनिज्म है एंड द सेकंड वन इज़ एंग्लिकनिज्म। अब यूनिटेरियनिज्म के अंदर ये बिलीफ पाया जाता है कि गॉड एक ही एंटिटी है, ना कि तीन। गॉड एक है, कभी वो फादर, कभी वो सन, तो कभी वो होली स्पिरिट। लेकिन एंग्लिकनिज्म के अंदर या एंग्लो कैथोलिज्म के अंदर ये बिलीफ पाया जाता है, ट्राइनिटी का बिलीफ पाया जाता है। ट्राइनिटी से मुराद के फादर, सन और होली स्पिरिट तीन एंटिटीज़ है, अलग अलग शख्सियत है, अलग अलग पर्सनालिटीज़ है, तीन एंटिटीज़ है। सो बेसिकली टी.एस. एलियट यूनिटेरियनिज्म से कन्वर्ट हुए थे एंग्लिकनिज्म के अंदर। इसी कन्वर्जन के बाद और इसी कन्वर्जन के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी एश वेंसडे। सो अब इस पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं, की फैक्ट्स देखते हैं। 1930 के अंदर लिखी गई, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट टर्न इन हिज कैरियर। थीम्स की अगर बात करें तो फेथ एंड रिडेम्पशन की थीम हमें इस पोएम के अंदर मिलती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है इस पोएम को, जो कि काफ़ी लंबी पोएम है। सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है एंड साथ कम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड इमेजरी का यूज़ किया गया है एंड देन रिटन इन फ्री वर्सेस। सो टाइटल के बारे में, सिग्निफिकेंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ। अच्छा देखें, एश वेंसडे। एश वेंसडे बेसिकली क्रिश्चियनिटी के अंदर एक इवेंट होता है, एक त्यौहार होता है जिसे वो क्रिसमस कहते हैं। अब क्रिसमस से कुछ दिन पहले एक और त्यौहार होता है जिसे वो ईस्टर कहते हैं। ईस्टर से कुछ दिन और पहले एक और त्यौहार होता है जिसे वो लेंट कहते हैं। अब ये लेंट होता क्या है? 40 डेज़ का एक पीरियड होता है जिसके अंदर वो फास्टिंग करते हैं, रिडेम्पशन एंड रिपेंटेंस करते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का अज़ाला करते हैं और अहद करते हैं कि हम आगे से गुनाह नहीं करेंगे। लेंट के अंदर ये काम करते हैं। अब लेंट के अंदर जो पहला वेडनेसडे होता है उसे ऐश वेडनेसडे कहते हैं। ऐश वेडनेसडे क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐश वेडनेसडे के दिन, पहले वेडनेसडे के दिन वो अपने माथे के ऊपर एशेज़ लगाते हैं, राख लगाते हैं और वो राख वो इसलिए लगाते हैं कि वो ये रियलाइज़ कर सके कि यू आर डस्ट एंड टू डस्ट यू शैल रिटर्न। अब ये बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से ली गई रेफरेंस है। सो इसीलिए वो अपने माथे पर एशेज़ लगाते हैं और इसी वजह से उस वेडनेसडे को ऐश वेडनेसडे कहा जाता है। अब सोर्स ऑफ एशेज़ वो कहाँ से लाते हैं? सो बर्निंग पाम्स ब्रांचेस, पाम के जो ब्रांचेस होते हैं उसे जलाते हैं। प्रीवियस ईयर्स, अगर इस साल इवेंट हो रहा है तो उससे एक साल पहले वो ये काम करते हैं, उस ब्रांचेस को जलाते हैं। पाम की जो ट्रीज़ होती हैं उनको जलाते हैं और उनसे जो राख निकल जाती है तो उसे वो संभाल के रखते हैं एंड फास्टिंग करते हैं एंड रिडेम्पशन, रिपेंटेंस, यही काम वो करते हैं। सो समरी की अगर बात करें तो टी.एस. एलियट जब कन्वर्ट हुए, उनका कन्वर्जन हुआ तो उसी के बाद उसने ये पोएम लिखी। इसमें रिडेम्पशन, स्पिरिचुअल स्ट्रगल, जर्नी टू आवर फेथ, रिन्यूअल एंड रिडेम्पशन की बात की गई है और दिखाया गया है कि किस तरह से गुनाहों से आगे जाने का रास्ता कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल सफ़र होता है और हमें इसे अपनाना चाहिए ताकि हम अपने सोल को एक सुकून फ़राहम कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं ऐश वेडनेसडे को। यहाँ पर आपको इसकी लाइन्स मिल जाएंगी। So, because I do not hope to turn again, because I do not hope to turn, desiring this man's gift and that man's scope, I no longer strive towards such things. Why should the edged eagle stretch its wings? Why should I mourn the vanished power of the usual rain? So, अच्छा, यहाँ पर एक और काम है कि यहाँ पर आपको बहुत से रेफरेंसेस मिलेंगे।
टी.एस. इलियट ने बहुत से रेफरेंसेस का यूज़ किया गया है अपनी इस पोएम के अंदर। सो इन लाइन्स को समझने के लिए हम स्टोनडेल की एक कमेंट है इस पोएम के ऊपर, उसे रीड करते हैं। Structurally, Eliot builds the poem on a phrase from Bishop Andrews about two turnings which Andrews had declared were necessary for conversion. अच्छा, अब यहाँ पर कहते हैं स्टोनडेल कहते हैं, जो कि क्रिटिक है, उन्होंने कमेंट किया है इस पोएम के रिलेटेड। सो वो कहते हैं जब भी आप कन्वर्जन करते हैं तो बिशप एंड्रयूज देखे बाइबल के अंदर फिर सब पोर्शंस हैं। सो जैसे कि मैथ्यू एंड बिशप एंड्रयूज जॉन, सो ये बाइबल के अंदर हैं। सो इसके अंदर एंड्रयूज के अंदर टू टर्निंग के बारे में बताया गया है कि जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो आप टू टर्न लेंगे। एक टर्न आप लेंगे खुदा की तरफ और दूसरा टर्न आप अपने सिंफुल पास से लेंगे, अपने गुनाहों से आप टर्न लेंगे। यही बात वो यहाँ पर कर रहे हैं कि बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न, कि मैं दोबारा उस गुनाहों वाली ज़िंदगी की तरफ मुड़ना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद नहीं है, मुराद, मैं नहीं चाहता दोबारा मुड़ना उसकी तरफ। मैं अपने सिंफुल पास की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहता, नहीं मुड़ना चाहता। डिज़ायरिंग दिस मैन्स गिफ्ट एंड दैट मैन्स स्कोप, आई नो लॉन्गर स्ट्राइव टुवर्ड्स सच थिंग्स। कहते हैं कि ये जो ख्वाहिशात है, ये जो डिज़ायर्स होते हैं इंसान की, जो इंसान समझता है कि ये मेरे लिए एक गिफ्ट है, या कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा स्कोप है, ये मेरा दायरा है, ये मेरा हक है, इसके पीछे अब मैं कोशिश नहीं करूँगा। स्ट्राइव कहते हैं ग्रेट एफर्ट्स को, कोशिश को। स्ट्राइव टुवर्ड्स सच थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में अब मैं कोशिश नहीं करूँगा। वाई शुड द एज्ड ईगल स्ट्रेच इट्स विंग्स, वाई शुड आई मॉर्न द वैनिश्ड पावर ऑफ द यूजुअल रेन। कहते हैं कि कोई अगर जाए तो जाए, कोई अगर आए तो आए, कोई अगर खुश हो तो हो, किसी की बादशाहत जाए तो जाए, लेकिन मैं क्यों मातम करूँ, मैं क्यों गम करूँ। ठीक है। सो यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टी.एस. इलियट ने बहुत से रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। सो दिस मैन्स गिफ्ट एंड दिस मैन्स स्कोप, ये लाइन शेक्सपियर की सोनेट 29 से ली गई है। शेक्सपियर 29 सोनेट के अंदर उन्होंने आर्ट लगाया था गिफ्ट की जगह, और इन्होंने सिर्फ चेंज करके आर्ट को हटा दिया और गिफ्ट कर दिया। दिस मैन्स गिफ्ट। एंड द सेकंड वन इज़ बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन। ये एक कोट है इटालियन पोइट की, ग्वेडो कवलकांती, उनकी एक पोइम थी, उसी से टी.एस. इलियट ने ही लाइन्स लिए। सो द नेक्स्ट स्टैंजा इज बिकॉज आई डू नॉट होप टू नो अगेन द इनफर्म ग्लोरी ऑफ द पॉजिटिव आर, बिकॉज आई डू नॉट थिंक, बिकॉज आई नो आई शैल नॉट नो द वन वेरिटेबल ट्रांजिटरी पावर, because I cannot drink, there were trees, flowers and springs, follow for there is nothing again. अब यहाँ पर कहता है, देखे, एक होता है फर्म कहते हैं मजबूत, वो चीज़ जो हिलती नहीं है, जो स्टेबल होती है, और उसका अपोजिट होता है इनफर्म कहते हैं अनस्टेबल चीज़ को। तो कहते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव हार अच्छे लम्हात, और वो घड़ी, वो लम्हे जिसमें बंदा खुश होता है, जिसके जिसके अंदर बंदे के पास पावर होती है, या बंदा ज़मीन पे पैर नहीं रखता, तो उसे पॉजिटिव हार यहाँ पर मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया है। सो कहते हैं कि इनफर्म होते हैं वो पॉजिटिव हार, वो अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते, वो कभी होते हैं कभी नहीं होते। सो बिकॉज आई डू नॉट होप टू नो अगेन, मैं उन चीज़ों के बारे में दोबारा नहीं जानना चाहता। बिकॉज आई डू नॉट थिंक, बिकॉज आई नो आई शैल नॉट नो, कहते हैं कि मैं नहीं सोचता और मुझे नहीं जानना चाहिए किस चीज़ के बारे में। द वन वेरिटेबल ट्रांजिटरी कहते हैं फना होने वाले को, वेरिटेबल सच है। सो यहाँ पर मोहब्बत वाली बात की गई है कि मैं वो मोहब्बत जिसे लोग जेनवन मोहब्बत कहते हैं, सच्चा मोहब्बत कहते हैं, तो मैं उस मोहब्बत के बारे में भी अब नहीं जानना चाहता। बिकॉज आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पीता, अल्कोहल नहीं पीता, शराब नहीं पीता, और उसके बजाय यहाँ ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स है, स्प्रिंग्स हैं और आबशार है, जो कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। सो मैं इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होऊँगा, इन चीज़ों को एन्जॉय करूँगा, और इन चीज़ों को मैं एन्जॉय इसलिए कर पाऊँगा बिकॉज़ आई कैन नॉट ड्रिंक। सो मेटाफोरिकली द पॉजिटिव आर, अच्छा यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सो वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट स्टैंजा इज़ बिकॉज़ आई नो दैट टाइम इज़ ऑलवेज़ टाइम एंड प्लेस इज़ ऑलवेज़ प्लेस, एंड प्लेस इज़ ऑलवेज़ and only place, and what is actual only for one time and only for one place. अच्छा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि टाइम टाइम है और जगह जगह है। ऐसे मुराद के एक बंदा
एक ही टाइम में एक ही जगह पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, एक ही सोच कर सकता है। सो अगर मैं अच्छाई की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं फिर सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करूँगा। सो कहता है, आई रिजॉइस दैट थिंग्स आर एज दे आर एंड आई रिनाउंस द ब्लेस्ड फेस एंड रिनाउंस द वॉइस बिकॉज आई कैन नॉट होप टू टर्न अगेन। अब यहाँ पर ब्लेस्ड फेस से मुराद यहाँ पर इस प्लेनेट की, दुनिया की जो वर्ल्डली प्लेजर होती है उनके बारे में बात की गई है कि मैं रिनाउंस छोड़ता हूँ एंड रिजॉइस खुशी है, मुझे खुशी है उन चीज़ों की जो चीज़ें जैसे बनाई गई है। एंड आई रिनाउंस और मैं उन्हें छोड़ता हूँ ब्लेस्ड फेस। ब्लेस्ड फेस से मुराद वो चीज़ें जो ने गॉड ने इस दुनिया में पैदा की हैं, जिसे हम ब्लेस्ड फेस मानते हैं, तो मैं उसे छोड़ता हूँ। एंड आई रिनाउंस द वाइस। वाइस किस चीज़ की वाइस? उसके पास्ट की वाइस, उसके गुनाहों की वाइस, उसके दिल की वाइस। तो कहते हैं कि मैं इसे भी छोड़ता हूँ। अगर मेरा मेरा पास्ट, मेरा सिंफुल पास्ट मुझे बार बार पुकारे, तो मैं फिर दोबारा कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई कैन नॉट होप टू टर्न अगेन। So the next stanza is, and pray to God to have mercy upon us, and I pray that I may forget these matters that with myself I too much discuss. अब यहाँ पर इल्तिजा कर रहे हैं कि गॉड टू हैव मर्सी अपॉन अस, कि खुदाया हम पर रहम फरमा। एंड आई प्रे दैट आई मे फॉरगेट, कि जजमेंट के दिन मैं बख्शा जाऊँ, मैं दुआ करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। और ये बातें मैं अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, टू मच एक्सप्लेन, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, क्योंकि अब मुझे दोबारा गुनाहों वाली ज़िंदगी में नहीं जाना। मुझे नेक अमाल को अपनाना है, नेक ज़िंदगी को अपनाना है और अपनी खुदा की तरफ जाना है। Let these words answer for what is done not to be done again. May the judgment not to be heavy upon us. So अब कह रहा है कि let these words answer, अब इस बात का हमें जवाब देना चाहिए, जवाब करना चाहिए, for what is done, क्या हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, and not to be done again, और क्या नहीं होना चाहिए दोबारा। यही बात कर रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गुनाह मैंने पास्ट में किए, जो अमाल मेरे बुरे थे और मैंने पास्ट में किए, एक सिंफुल लाइफ गुजारी, अब दोबारा नॉट टू बी डन अगेन, नहीं होने चाहिए दोबारा। दोबारा उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उन चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए। एंड नीचे फिर यहाँ पर इल्तिजा कर रहा है कि मे द जजमेंट नॉट टू बी हैवी अपॉन अस। So the next stanza is, because these wings are no longer wings to fly, but merely wings to beat the air which is now thoroughly small and dry. Smaller and drier than the will, teach us to care and not to care, teach us to sit still. अब यहाँ पर कहता है, बिकॉज these wings are no longer wings to fly, अपनी उम्मीद के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी जो उम्मीद है वो अब काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वो अब फ्लाई करने के, उड़ने के काबिल नहीं है, मीन्स कि वो आगे जाने के काबिल नहीं है। बट मेयरली वेंस टू बीट द एयर, लेकिन किसी हद तक वो जा सकती है, वो हवा को, एयर से यहाँ पर मुराद रेजिस्टेंस, रुकावटें, मुश्किलात, ठीक है, कि किसी हद तक वो मुश्किलात को कम कर सकती है, किसी हद तक वो मुश्किलात को बीट कर सकती है, आगे जा सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। द एयर विच इज़ नाउ थोरली स्मॉल एंड ड्राई, वो एयर, वो मुश्किलात जो अब थोरली, मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल स्मॉल एंड ड्राई, खुश्क है और स्मॉल है। सो यहाँ पर वो अपनी मुश्किलात की बात कर रहे हैं कि पहले मेरे मुश्किलात, जब मैं सिंपल ज़िंदगी गुजार रहा था, तो काफ़ी बड़े थे और काफ़ी हैवी थे। लेकिन अब जब मैंने कन्वर्जन कर लिया, मैं इस ज़िंदगी में आया, तो मेरे मुश्किलात काफ़ी आसान हो गए और काफ़ी हद तक कम हो गए। हालाँकि मेरी उम्मीद इतनी नहीं, लेकिन मेरे मुश्किलात काफ़ी आसान हो गए हैं, सो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ। सो टीच अस टू केयर एंड नॉट टू केयर। फिर यहाँ पे दुआ कर रहा है कि हमें सबक सिखा कि हम केयर करें, उन चीज़ों के बारे में केयर करें जो अच्छे हो, जो कि जिनकी इटर्नल वैल्यूज़ हों, जो अवधि हो, वो अमाल, उन अमाल के बारे में हमें केयर करने की हिदायत दे जो कि हमेशा के लिए रहने वाले हो। एंड नॉट टू केयर, और उन अमाल के बारे में हमें ख़याल ना करने की सलाहियत दे जो कि ख़त्म होने वाले हो, फ़ना होने वाले हो, जैसे कि वर्ल्डली प्लेजर, माल, दौलत, गाड़ी, बंगला, इन चीज़ों के बारे में हमें नॉट टू केयर, और वो चीज़ें, नेक अमाल जो कि हमेशा के लिए रहने वाले हैं, जो कि इटर्नल है, तो टीच अस टू केयर अबाउट देम, टीच अस टू सिट स्टिल। अब कहते हैं कि उस वक़्त तक हमें सिखाए, या उस वक़्त तक हमें बैठने की तौफ़ीक दे, जब तक
जजमेंट का दिन नहीं आता और तब तक जब तक हम गुनाहों से पाक ना हो जाए, तो उस वक़्त तक हमें अपने रास्ते से कहीं इधर-उधर ना लेके जाए। सो प्रे फॉर अस सिनर्स नाउ एंड एट द आवर ऑफ आवर डेथ। दुआ मांग रहे हैं अपने लिए और अपने आखिरी सांस, अपने आखिरी लम्हों के लिए भी दुआ मांग रहे हैं। सो प्रे फॉर अस नाउ एंड एट द आवर ऑफ आवर डेथ। सो we are to care and not to care. We should care about that which has eternal values and disregard that which distract us from this path. The lines, the last lines are a prayer from Lent quoted as follow. अब यहाँ पर नीचे ये जो 2 लाइन्स हैं, सो ये लैंड के बारे में हमने ज़िक्र किया था, तो उसी लैंड के प्रेयर से ये 2 लाइन्स ली गई हैं और एज़ इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट की है, ठीक है? सो हमने इस पोएम का एक ही सेक्शन अभी पढ़ा। सो मज़ीद जो सेक्शन है ऑलमोस्ट 5 सेक्शन बाकी रहते हैं। सो इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो उसे हम मज़ीद वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे।